भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन सीरीज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत भारत के नागरिकों को और कुछ अधिकार विदेशियों को भी भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों पर चर्चा के लिए हम लोगों ने देखा था कि क्रमशः उन पर 4-5 क्लासें हुई थी और उसके माध्यम से मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस संबंध में एक चर्चा हो चुकी थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भाग 4 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। राज्य भाग 4 के तहत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रावधानित किए गए हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया। उन्हीं के संबंध में आज चर्चा करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों प्रावधानित किए गए, क्यों उनका प्रावधान किया गया और उनको क्यों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, उनके संबंध में और विशेषताएं क्या हैं, कि उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। हम लोग अगर प्रथम दृष्टया देखें तो किसी व्यक्ति के लक्ष्य होते हैं। जैसे व्यक्ति है तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है, जीवन का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो विभिन्न तरीके के आयाम गढ़ता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य होते हैं वैसे ही किसी देश के भी लक्ष्य होते हैं। और देश का लक्ष्य क्या है यह डिपेंड करता है उसकी प्रकृति पर कि वो किस प्रकृति का देश है। जैसे हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश को अगर देखेंगे तो लोकतंत्र के अपने कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं। इस लोकतांत्रिक देश के कुछ लक्ष्य हैं, या लोकतंत्र बनाएंगे तो कैसा लोकतंत्र बनाएंगे, तो भारत में लोकतंत्र कैसा होगा इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। एक तो हमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, दूसरा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और तीसरा सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो हमारा लोकतंत्र कैसा होगा, केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होगा और केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो जाने से देश में समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना विकसित नहीं होती, जब तक लोगों का आर्थिक विकास भी नहीं होता और उसके साथ साथ लोगों में सामाजिक लोकतंत्र की भावना या सामाजिक दृष्टिकोण से उनमें समानता की भावना उत्पन्न हो। अगर हम लोग बात करें कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए, तो इनका उल्लेख भाग 3 में किया गया और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भाग 3 में प्रावधान किया गया है। तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भाग 4 में प्रावधान किया गया और भाग 4 में जो प्रावधान किए गए हैं उनका मकसद है इस हिंदुस्तान में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। सामाजिक और वास्तविक लोकतंत्र जब तक स्थापित नहीं होता तब तक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होने का तात्पर्य यही निकलता है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। अब आप हिंदुस्तान में इस परिपाटी को देखिए तो ये तो परिपाटी आपको लागू हुई दिखाई देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का, एक व्यक्ति है एक वोट है और उसका एक मूल्य। यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई कि जितना किसी उद्योगपति की, किसी अमीर की वोट की वैल्यू है उतनी ही वोट की वैल्यू किसी गरीब की, किसी पदाधिकारी के वोट की वैल्यू जितनी है उतना ही उस विभाग के 4th क्लास के कर्मचारी की वोट की वैल्यू भी, जितनी वोट की वैल्यू इस देश के सांसद की है उतनी ही वोट की वैल्यू इस देश के आम नागरिक की। तो वोट की वैल्यू के लिए क्या है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत हिंदुस्तान के राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया।
और आप देखेंगे इस राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भाग 3 के तहत 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और उन पर हम लोग एक विशद चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा, तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 4 के अंतर्गत किए गए। तो यहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है वैसे किसी भी देश के भी लक्ष्य होते हैं और देश जैसा होगा वैसे उसके लक्ष्य होंगे। जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के स्थापना का मकसद या उद्देश्य ये। इसके साथ साथ अगर और बात करें कि हमारे देश के या हमारे लोकतांत्रिक देश की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो आपने कभी सुना होगा इसको कई बार कि हमारे देश में इंस्पेक्टर राज्य स्थापित नहीं किया जाना है। कैसा इंस्पेक्टर राज्य स्थापित नहीं किया जाना, मतलब भारत का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को एक इस तरीके से इस लक्ष्य को और माना जा सकता है कि हमारे देश का उद्देश्य है पुलिस राज्य की स्थापना नहीं करना है, पुलिस राज्य स्थापित नहीं करना है, पुलिस राज्य स्थापित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इसकी जगह पर एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई, कल्याणकारी राज्य। और जिस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रावधान किया गया है, इस संकल्पना का उद्देश्य हमें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य 36 से 51 के मध्य देखने को मिलेगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के निदेशक तत्वों के नाम से जाना जाता है। इनकी बात की गई कि एक हिंदुस्तान का राज्य कैसा होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। इस कल्याणकारी राज्य का मतलब भारत का मकसद पुलिस राज्य की स्थापना नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान या उपबंध किया जाना है। इसके पश्चात अगर हम लोग देखें कि इसके लिए क्या प्रावधान किए गए, तो पहले चल करके हम देख लें कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रावधान। तो आप अगर यूरोप का मैप देखिए तो एक देश मिलेगा आपको पुर्तगाल, और पुर्तगाल से जस्ट जुड़ा हुआ एक देश मिलेगा स्पेन। क्या देश का नाम है? स्पेन। और स्पेन देश से डीपीएसपी या कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निदेशक तत्व एडॉप्ट कहां किए गए? आयरलैंड में। आयरलैंड में। और आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड का जो संविधान है, इस संविधान के आर्टिकल 45 में अनुच्छेद 45 में क्या किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। और इस आयरलैंड से ग्रहण कहां पर किया गया? भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में 36 से 51 के मध्य क्या किया गया? 36 से 51 के मध्य डीपीएसपी इनका प्रावधान किया गया। अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया। अगर इसको देखेंगे तो प्रश्न आपसे प्रथम दृष्टया यही पूछा जाता है अधिकांशतः कि भाग 4 में क्या प्रावधान है, तो आपको बता देना है डीपीएसपी का। फिर पूछता है अनुच्छेद 36 से 51 में क्या प्रावधानित है, तो आपको बता देना है डीपीएसपी का। उल्टा पूछ ले डीपीएसपी का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 36 से 51 में। या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? 36 से 51 में। भाग 4 का प्रावधान किसमें है? 36 से 51 में। और 36 से 51 में क्या प्रावधानित है, तो डीपीएसपी की बात की गई। और ग्रहण कहां से किए गए? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया है, तो स्पेन से। स्पेन कहां का देश है? यूरोप का।
ये प्रावधान आपके यहां है। मैक्सिमम क्वेश्चन छोटे छोटे जो आपसे पूछे जाते हैं वो इसी में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डीपीएसपी का प्रावधान कितने अनुच्छेदों में किया गया, कितने अनुच्छेदों में किया गया। तो इस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। उसका कारण क्या है कि यहां पर जो अनुच्छेद 36 है इस पर राज्य की परिभाषा दी गई, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब आपको काउंट कहां से करना है, अनुच्छेद 37 से लेकर के 51 तक, और अनुच्छेद 37 से 51 तक काउंट करें तो आपको मिल जाते हैं 15 अनुच्छेद। कितना, 37, 38 से लेकर के 51 तक आप काउंट करेंगे तो 15 अनुच्छेदों में इनका वर्णन। किंतु क्या किया गया, कुछ संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद जोड़े गए। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा एक अनुच्छेद आप देखेंगे और इसका प्रावधान है 39 का के रूप में। एक अगर देखेंगे अनुच्छेद 43 का के रूप में, अनुच्छेद 43 खा के रूप में, और अनुच्छेद 48 का के रूप में। अब इन 4 अनुच्छेदों को और काउंट कर दीजिए और उसी में जोड़ दीजिए, तो 15 4 कितना हो जाता है, 19। अब आपका जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन या उसका उत्तर क्या देना है। 2 तरीके का प्रश्न होगा और 2 तरीके के उसके उत्तर होंगे। प्रथम दृष्टया अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 4 के अंतर्गत कितने प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों, या पूछा जाए कि भाग 4 के अंतर्गत कितने अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान मौलिक रूप से किया गया, मूल रूप से किया गया, तो आपको आंसर देना है 4, आंसर देना है 15। और अगर यह पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 15 मूल है और 4 संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए, तो कितने हो गए, 15 4 19। 19 अनुच्छेदों में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। ये आपसे यहां पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे वीडियो को रोक करके आसानी से आप लिख लें, यहां से बिंदुवार आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके पश्चात अगर देखेंगे, जब भारतीय संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित करने का प्रावधान किया जा रहा था और इस पर संसद में या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबरों द्वारा बहस की जा रही थी, तो उस बहस में क्या किया गया, बहुत सारे जो संविधान निर्माता थे उनके अपने अपने विचार आए, और उनके अगर विचारों को देखें तो उसमें कुछ इसके आलोचक थे, कुछ समालोचक थे, और कुछ उनकी व्याख्या इस तरीके से करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का असली उद्देश्य देश में या वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब ये नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में, निदेशक तत्वों के संबंध में जो विचार दिए गए हैं वो विचार किनके किनके और क्या विचार दिए गए, तो प्रथम दृष्टया एक हम नाम ले लेते हैं सर आइवर जेनिक्स का, आइवर जेनिक्स का। आप अगर देखेंगे तो कुछ पश्चिमी विचारक जो रहे हैं उन्होंने इसकी आलोचना की और कुछ भारतीयों ने भी इसकी आलोचना की। जैसे सर आइवर जेनिक्स क्या कहते हैं कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी क्या है, तो ये कहते हैं पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा, पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र, महत्वाकांक्षा मात्र। अब अगर देखेंगे प्रारंभिक परीक्षाओं में तो आपसे यही पूछे जा सकते हैं और मेंस में आपको ऐसे सेंटेंस लिख करके दे दिए जा सकते हैं और उनके संबंध में प्रश्न कहे जा सकते हैं। तो इनका कहने का मकसद क्या है कि अगर इन शब्दों पर गौर करें तो सर आइवर जेनिक्स क्या करते हैं
ये डीपीएसपी की आलोचना इस वजह से करते हैं कि इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनकी आलोचना करते हैं। अगर देखें कि न्यायालय द्वारा तो प्रवर्तनीय नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर बाद में जब बहस हो जाती है तो बहस के अंत में डॉक्टर अंबेडकर इसके पक्ष में बताते हैं, और मैं अभी बताऊंगा आपको कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि इनको न्यायालय द्वारा तो प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, किंतु जो भी व्यक्ति, जो भी सरकार, जिस भी दल के लोग नीति निदेशक तत्वों या डीपीएसपी पर वर्क नहीं करेंगे, उन्हें 5 साल बाद वोटों की भीख मांगने के लिए फिर उन लोगों के मध्य में जाना है जो लोग इस हिंदुस्तान के वोटर है, मतदाता है, आम जनता है, आम नागरिक है। और अगर वो डीपीएसपी पर नहीं काम करेंगे तो वो जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इनके लिए जवाबदेही है जनता के प्रति, ना कि न्यायालय के प्रति। तो यहां पर एक सर आइवर जेनिक्स जी ने आलोचना की। इसके पश्चात अगर हम लोग देख लेंगे डॉक्टर पणिक्कर के शब्दों में, डॉक्टर पणिक्कर जी क्या कहते हैं डीपीएसपी के संबंध में? ये कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय राजव्यवस्था का ध्येय, भारतीय राजव्यवस्था का ध्येय आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना, ध्येय आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना। अब यहां पर समाजवाद लाने पर आगे चल करके कई बार चर्चा हुई, इसको भी ध्यान रखना है आपको कि भारत में समाजवाद लाना है, ना कि समाजवाद के स्थान पर समूहवाद लाना। इस पर भी चर्चा हुई। और उस समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आप आगे चल करके देखते हैं भारत में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पश्चात एक विचारक है या संविधान निर्माता है ग्रेनविल ऑस्टिन जी, ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय। ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं डीपीएसपी के संबंध में? कहते हैं कि डीपीएसपी का लक्ष्य अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति लाना, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, उद्देश्यों की प्राप्ति करना। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक दशाएं या आवश्यक परिस्थितियां बनाना या परिस्थितियां उत्पन्न करना। यह कहते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन जी क्या कहते हैं, डीपीएसपी का लक्ष्य, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य है सामाजिक क्रांति लाना, सामाजिक बदलाव लाना। क्योंकि हिंदुस्तान में सामाजिक आधार पर भेदभाव बहुत लंबे अरसे से रहा। कारण यह हुआ कि आप इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो यहां समय समय पर विभिन्न प्रकार की विदेशी जातियां, जनजातियां आती रही और अंततः भारत में स्थायी रूप से निवास करने लगी। तो अनेक जो संस्कृतियां विभिन्न रूप से समाहित हुई, उनके कारण हिंदुस्तान का समाज भी विभिन्न तरीके का या विविधताओं भरा है। लेकिन उस समाज में सामाजिक अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए और लोगों के मध्य भाईचारे या बंधुत्व की जो संकल्पना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है, उन उद्देश्यों को साकार करने के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं और वो निर्देश इसमें समाहित भाग 4 के अंतर्गत। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जी का आपको सेंटेंस ध्यान रखना है कि डीपीएसपी का उद्देश्य, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति करना और सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए साथ साथ आवश्यक परिस्थितियां तैयार करना, आवश्यक परिस्थितियां बनाना। अगर आवश्यक परिस्थितियां नहीं होंगी तो सामाजिक क्रांति नहीं होगी। इनके पश्चात आप एक प्रोफेसर केटी शाह, जो गुजरात के एक नाटककार थे, उनके संबंध में देखेंगे। प्रोफेसर केटी शाह जी आलोचना और प्रखर आलोचक रहते हैं डीपीएसपी के।
और मौलिक कर्तव्यों को समावेश करने के पक्षधर रहते हैं। तो उनके संबंध में अगर देखेंगे तो प्रोफेसर केटी शाह जी क्या कहते हैं? केटी शाह जी का विचार है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है, अर्थात ये कहते हैं डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह भी एक प्रखर आलोचक रहे डीपीएसपी के, और इसलिए कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं बनाया गया था, इसलिए प्रोफेसर केटी शाह जी कहते हैं कि नीति निदेशक तत्व ऐसा एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। अगर बैंक चाहे, बैंक का मतलब राज्य से है, अगर राज्य चाहे तो डीपीएसपी को लागू करे और नहीं ना चाहे तो ना लागू करे, उसके लिए न्यायालय द्वारा उसको बाध्य नहीं बनाया जा सकता। यह सच है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन सब का जवाब देते हुए संविधान सभा में इन सब का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि डीपीएसपी, उनकी कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अंततः जवाब कैसे दिया कि डीपीएसपी का क्या प्रावधान है, इनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, और इनको किस तरीके से लागू किया जाएगा और किस तरीके से प्रवर्तनीय हो जाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर की बारी आती है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं संविधान सभा में? कहते हैं डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। क्या कहते हैं? अनोखी विशेषता। क्या अनोखी विशेषता है? कौन? डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। अनोखी विशेषता कैसे है, इसके संबंध में अगर चर्चा करें तो ये क्या कहते हैं? अनोखी विशेषता, और इसके लिए जवाब देते हैं जो प्रश्न था कि न्यायालय द्वारा इन्हें वाद योग्य या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, अब इसी बिंदु पर थोड़ा सा ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से आपकी समझ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। क्या कहते हैं? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाना लोगों का मकसद था कि अगर दिए ही गए हैं नीति निदेशक तत्व तो उन्हें प्रवर्तनीय बनाया जाए। तो जब उनका विचार आया कि न्यायालय द्वारा इन्हें प्रवर्तनीय बनाया जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदुस्तान अभी अभी आजाद हुआ है और आजाद हिंदुस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या एक तो सीमा विवाद था, दूसरी और बड़ी समस्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज हैं, या कह सकते हैं पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के साथ सांप्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ था, उस सांप्रदायिकता की समस्या से निपटना उस समय देश की समस्या थी। गरीबी लाचारी उस समय देश की समस्या थी, और इस विविधता भरे हिंदुस्तान को एक करना यह भी एक अपने आप में चैलेंज था। और हम लोगों ने देसी रजवाड़े या देसी रियासतों के संबंध में जो एकीकरण का चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी देखा है कि किस तरीके से उस समय हिंदुस्तान की 565 रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था। और उस चैलेंज को भारतीय संविधान निर्माताओं और सरदार वल्लभ भाई पटेल सबने मिलकर के किस तरीके से हिंदुस्तान को एक बेहतर हिंदुस्तान, या कह सकते हैं कि अखंड भारत बनाने का काम किया। तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना बनाया जाए, इसके संबंध में उन्होंने ये प्रावधान दिया कि अगर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बना दिया गया तो लोग अपने अपने तरीके से तत्काल मांग करेंगे, और राज्य इतने सक्षम है नहीं, उनके पास ना तो भी बड़ी मात्रा में राजस्व है और ना ही उनके पास संसाधन है कि उतनी तीव्रता से काम कर सके। और हिंदुस्तान की जनसंख्या एक बड़ी है और उसकी अपनी अपनी विविधताएं, अपनी अपनी स्थितियां और परिस्थितियां, और सबको एक पायदान पर ला पाना अपने आप में क्या कहते हैं कि एक तरीके का बड़ा चैलेंज था। तो अब एक तो उन्होंने ये बताया कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया, दूसरी चीज बताया गया कि जब जवाबदेही नहीं है
तो इसका मतलब कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि जो सरकार या सत्ता में बैठे लोग होंगे, सत्ता में बैठे लोग होंगे, यदि वे बैठे लोग होंगे, यदि वे डीपीएसपी को पूरा नहीं करते, डीपीएसपी को पूरा नहीं करते, तो वो 5 साल बाद जब लोगों के मध्य में जाएंगे तो लोगों के मध्य में जाने पर उन्हें फिर से जवाब देना होगा लोगों को कि देश के लिए उन्होंने क्या किया है, आम नागरिकों के लिए क्या किया है। जैसा कि आज आप देखते हैं कि रोजगार की समस्या है और युवक रोजगार मांगते, तो सरकार को अपने चुनावी एजेंडे में रोजगार के संबंध में बात करनी पड़ती। अगर किसान अपनी खेती के लिए मांग करते, अपने कानून के लिए मांग करते हैं, अपनी एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रावधान करते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। और झुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगी सरकार जिस भी समुदाय, जिस भी वर्ग के लिए, जिन भी व्यक्तियों के लिए, जिन भी नागरिकों के लिए अगर उचित उपबंध नहीं करते हैं तो उनको फिर से 5 साल बाद जाकर के ऑटो की भीख मांगनी, और ऑटो की भीख मांगते समय उनको जवाब देना है कि उन विभिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी तो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन अगर यह कोई कहता है कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है, तो सरकार बाध्यकारी खुद अपने आप बन जाएगी, जनता के समक्ष वो बाध्यकारी होगी। तो अब एक विचार की बात हो गई कि डीपीएसपी के संबंध में आलोचना समालोचना, पक्ष और विपक्ष की बात आप यहां से समझ सकते हैं। और अधिकांश परीक्षाओं में सीधे सीधे आपसे इन्हीं सेंटेंसों पर, और सर्वाधिक परीक्षाओं में आप देखेंगे तो प्रोफेसर केटी शाह जी का यही सेंटेंस पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। अब अगर देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, इनका समावेश क्या है, इनमें विचार क्या है, तो देखेंगे अगर भाग 4 में, तो भाग 4 के कुछ तत्व ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारों पर आधारित हैं, कुछ आर्थिक लोकतंत्र के संबंध में प्रावधान है, कुछ सामाजिक लोकतंत्र के संबंध में प्रावधान है, कुछ पश्चिमी उदारवादी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और कुछ आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के संबंध में उपबंध किया गया है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर हम तैयार कर देते हैं, और उस स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया जाए तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कहां पर क्या है। डीपीएसपी का वर्गीकरण, और ये जो वर्गीकरण किया जा रहा वो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से किया जा रहा, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग। अब अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से क्या वर्गीकरण किया गया है, तो आप ये 4 प्रमुख आयामों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 1 कहा जा सकता है सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय के संबंध में प्रावधान, संबंध में उपबंध। अब यह किन अनुच्छेदों में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका प्रावधान अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 38(2) में, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 में क्या किया गया है, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, या सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। आपने पढ़ा था, उद्देशिका में बताए गए थे, और उन उद्देशिका के संकल्पों को यहां पूरी करने का प्रावधान किया जा रहा। क्या कहा गया था, एक प्रावधान यह रखा गया था कि भारत के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। दूसरे पार्ट में अगर देखें तो आप कह सकते हैं गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश, गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश किया गया है। और जिन गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश किया गया है उनका प्रावधान अनुच्छेद 40, 43, 43 का 46, 47 और 48, 46,
47 और 48 में। इन पर बृहद चर्चा करेंगे। इसके पश्चात प्रथम दृष्टया वर्गीकरण ही कर लें और तीसरे आधार पर पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत, इनका भी समावेश किया गया है। और इनके संबंध में देखेंगे तो अनुच्छेद 44, 45, 50, 51, 50 और 51। अगर इन चार शब्दों में देखें तो यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखनी होगी। वैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग से फिर पढ़ाऊंगा इसी में। 45 को क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधित किया गया और चौथे पार्ट में अगर बांटे तो अन्य उपबंध किए गए, अन्य उपबंध किए गए। और अगर अन्य उपबंधों में देखें तो अन्य उपबंधों के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 48 का और अनुच्छेद 49 में। पुनः देख लेंगे, डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में किया गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वर्गीकरण करके आपको बता दिया है। एक वो अनुच्छेद इस भाग में जो दिए गए हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की संबंध में उपबंध करते हैं, अनुच्छेद 38, 39, 39 का 40 और 41 में। इन पर विशद चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश, गांधी जी के विचारों का समावेश अनुच्छेद 40, 43, 43 का 46, 47 और 48 में किया गया। पश्चिमी उदारवादी सिद्धांतों का समावेश जैसे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रावधान है, 44, 45, 50 और 51, ये चार अनुच्छेदों में इनके उपबंध है। और अन्य उपबंध जैसे 48 का और 49 में भी किए गए। तो 4 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं और इन पर विशद चर्चा इसी के आगे हम अगली क्लास में करेंगे।